बाजार बोलता है FIs का डेटा इंपॉर्टेंट है। हम पहले बोलते थे कि FIs को हम इग्नोर भी कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन FI का इग्नोरेंस हमें दिख गया है कि पोर्टफोलियोज़ में कितना बड़ा डेंट लग चुका है। FIs का डेटा देख लेते हैं एक बार, क्योंकि FIs का ट्रेंड है कि वो चेंज नहीं हो रहा है। 5920 करोड़ की सेलिंग। अब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं या कोई भी आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, अब तो सब नॉन इवेंट हो गया। FIs के पास पता नहीं कौन सा ट्रिगर है जिसकी वजह से वो सेल कर रहे हैं। DIs 3500 करोड़ रुपए की बाइंग कर रहे हैं, तो DIs के पास अपना एक ट्रिगर है, उनको डोमेस्टिक स्टोरी समझ आती है, वो बाय कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस, हालांकि इररेलीवेंट हो गई हैं इंडियन मार्केट के लिए। इंडियन मार्केट के इंडिसेस ही आज इररेलीवेंट है। डाउ तो अच्छा बंद हुआ, अमेरिका को वो ग्रेट बनाने में लगे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो डेफिनेट सी बात है कि उनकी इंडस्ट्री तो चलेंगी। तो अब अमेरिका से तो क्लू लेना गलत हो गया, अब तो एशियन मार्केट ही रह गए। तो एशियन मार्केट में आप देख रहे हैं चाइना और हैंगसेंग, वहाँ पर थोड़ी प्रेशर पॉइंट हैं। निकाई और कोस्पी यहाँ पर तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, 1.5 से 1.5% की। देखना होगा कि ये तेज़ी इंडियन मार्केट के किसी काम आ पाती है नहीं आ पाती है। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो टॉप गेनर्स में रेडिंगटन यहाँ पर 228 रुपये चल रहा है। एलगी इक्विपमेंट करीब 4% ऊपर है। न्यूलैंड लैब करीब 4%। MCX में आज कल की तेज गिरावट के बाद थोड़ा सा बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे रहा है। साउथ बैंक अपने रिजल्ट्स के बाद थोड़ा अच्छी स्ट्रेंथ दिखाते हुए 4%, ये भी काउंटर ऊपर है। कौन से काउंटर हैं जो कि फिसल रहे हैं, मार्केट में अंडर परफॉर्मर है, उनकी एक बार लिस्ट देख लेते हैं। साइन DLM करीब 13% नीचे। ICICI ट्रूलीप करीब 9% आफ्टर रिजल्ट्स। न्यूजन सॉफ्टवेयर करीब 9% ऊपर है। इंडिया सीमेंट आफ्टर रिजल्ट 7% नीचे है। AB REL करीब 6.5% नीचे है। तो ये कुछ एक काउंटर हैं जहां पर कि प्रेशर पॉइंट हैं आफ्टर रिजल्ट्स, कुछ न्यूज़ ड्रिवन, जिनका इम्पैक्ट काउंटर्स पर देखने के लिए मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। आज चाइना मार्केट क्यों नीचे है और क्या इसका इम्पैक्ट होगा। अमेरिकी प्रोडक्ट का इंपोर्ट बढ़ाने के लिए तैयार है चीन, ये चीन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। और चीन ट्रेड सरप्लस नहीं, बेहतर प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर फोकस करना चाहता है। दैट मीन्स कि चीन ने अपनी जो लैंग्वेज है वो टोन डाउन की है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। कहीं ना कहीं चीन ने घुटने टेके हैं। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा सनी सर। चाइना ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो यही कहते आए ना कि आप हमसे हम तो आपसे माल खरीदते हैं, आप हमसे तो कुछ खरीदते नहीं हैं, और आप पैसा बना लेते हैं, हम पैसा नहीं बना पाते। अब चाइना ने कहीं ना कहीं ये माना है कि हाँ ठीक है, हम भी इंपोर्ट करेंगे, आपसे ही इंपोर्ट करेंगे। इसीलिए चाइनीज़ मार्केट नीचे भी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर उनका इंपोर्ट बढ़ेगा तो उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को कुछ तो हिट लगेगा। कैसे देखें सर, अगर ये ट्रेड डिस्प्यूट कुछ हद तक सेटल होता है चाइना की तरफ से, क्या इम्पैक्ट होगा मेटल कंपनीज पर और दूसरे जो चाइना से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज हैं। आई थिंक मैं इसको पॉजिटिव नजरिए से देखूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक ट्रम्प साहब आने वाले थे, एक ये नैरेटिव था कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव इंपोर्ट टैरिफ लगाएंगे, जिसके चलते चाइनीज जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उन्हें कहीं ना कहीं हिट आएगा। एंड अगेन चाइना इज अ ग्लोबल फैक्ट्री टू द वर्ल्ड, तो वहाँ कहीं भी स्लो डाउन देखते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग साइड में, तो इसका इम्पैक्ट अक्रॉस द कमोडिटीज स्पेशली मेटल्स पर भी देखने मिलता है। तो अगर ये जो टैरिफ वाला जो मामला है, अगर कुछ ले दे के कहीं ना कहीं सेटल हो जाता है, व्हेन आई से कि टू सम एक्सटेंट अगर चाइना मान जाता है कि यस देयर आर सर्टन प्रोडक्ट्स और सर जहाँ हम इंपोर्ट भी करेंगे टू रिड्यूस द ट्रेड बैलेंस विद US, तो मैं इसको पॉजिटिव सेंस में देखूंगा, क्योंकि हालांकि जो टैरिफ लगाने से तो ये बेहतर मेजर रहेगा कि कहीं ना कहीं बैलेंस अप्रोच लेकर चले, कि रादर देन ओनली एक्सपोर्टिंग फ्रॉम चाइना वी विल ऑल्सो इम्पोर्ट फ्रॉम कंट्रीज लाइक US, सो दैट एटलीस्ट एक या दो इंडस्ट्री को हिट होगा, मे बी बाकी की जो बची हुई इंडस्ट्रीज हैं उन्हें कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से देखा जाएगा। तो जो अनसर्टेनिटी है कहीं ना कहीं ईज आउट होते दिखेगी, तो मुझे लगता है कि any uncertainty on this aspect will be definitely positive। इसका और एक एंगल ये रहेगा कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते तो इन्फ्लेशन के नजरिए से कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी पॉजिटिव रहेगा, तो दैट दैट इज अगेन विल लीड टू अ पॉजिटिव साइकिल की इन्फ्लेशन कम होगा तो रेट कट करने के जो चांसेस है वो बेहतर हो जाएंगे, विच विल अगेन बी अ पॉजिटिव फॉर सेक्टर लाइक मेटल्स। तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पॉजिटिव मेजर रहेगा अगर मेटल सेक्टर के लिए हम बात करते हैं। जी,
लेकिन सर इस क्वार्टर में मेटल कंपनीज के नतीजे तो थोड़े वीक एक्सपेक्टेड हैं। तो ट्रेड कैसे करना है? नतीजों को आने दें उसके बाद लें, या नतीजों से पहले ही मेटल काउंटर्स पर थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक ले लें? अगेन मेटल मुझे लगता है कि कोई बहुत जल्दबाजी में ऊपर जाने वाला सेक्टर है नहीं। अगेन काफी एक अंडर परफॉर्मर भी रहा है, तो मे भी ग्रेजुअल अप्रोच लेना चाहिए। अगेन अगर कोई मेटल सेक्टर को अप्रोच कर रहा है तो आपका जो एसेट एलोकेशन है, सेक्टर एलोकेशन है, उस पर प्रॉपर ध्यान देकर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पूरा ही पैसा सिक्लिकल सेक्टर लाइक मेटल में डिप्लॉय कर दिया, क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट अभी भी फ्लूइड है। पता नहीं आगे जाके कौन सी कंट्री क्या स्टेप लेगी टू बूस्ट देयर ओन इकोनॉमी। तो आई थिंक ग्रेजुअल अप्रोच रखना चाहिए। एंड विद इन मेटल्स आई थिंक जैसे हम पहले भी कहते हैं कि नॉन फेरस जो मेटल्स हैं वहाँ रिलेटिवली थोड़ा स्टेबल रहता है। तो कंपनीज लाइक हिंडाल्को, नाल्को, ये दो कंपनीज को कंसिडर किया जा सकता है। ऑन द माइनिंग फ्रंट मुझे लगता है कि कोल इंडिया विच इज द काइंड ऑफ विच इज अगेन अ वेरी हाई डिविडेंड यील्ड प्ले, क्लोज टू 6 to 7% का डिविडेंड यील्ड एट करंट जंक्चर मिल रहा है। तो एक सेफ रिस्क रिवॉर्ड कोल इंडिया में नजर आता है। और थोड़ा अगर मैं मिड कैप स्मॉल कैप की बात करूं तो कंपनी लाइक श्याम मेटालिक, जहां हम देख रहे हैं कि एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन, और दैट फॉर दैट मैटर गोदावरी पावर जो है, ये कुछ कंपनीज हैं जो हमें मिड कैप स्मॉल कैप के पर्सपेक्टिव से अच्छी लगती है। एंड विद इन पीएसयू कंपनीज लाइक जीएमडीसी एंड एनएमडीसी लुक गुड। तो अगेन अक्रॉस द पाए कंपनीज अच्छी लगती है, बट विद इन फेरस मेटल में थोड़ा सा अभी साइड लाइन पे रहना चाहूंगा। लेट्स सी ये क्वार्टर के नंबर्स कैसे आते हैं और जो ग्लोबल जो इंडिकेटर है वो क्या इंडिकेट करते हैं, क्योंकि फेरस मेटल में थोड़ी सी सिनारियो अभी वीक चल रही है। आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि कल अमेरिकन मार्केट्स में देखने के लिए मिली, अब बहुत सारे वहाँ पर दो हिस्सों में इन्वेस्टर बढ़ गए हैं। एक जो इस टर्म को मानते हैं कि अमेरिका ग्रेट बनेगा, अमेरिका की इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा। दूसरा वो कहते हैं कि चाइना से अगर टैरिफ लगेगा, चाइना पर टैरिफ लगेगा और चाइना के साथ ट्रेड वॉर होगा तो मार्केट हमारा भी अच्छा नहीं चलेगा। तो कल इस वजह से मार्केट वहाँ पर चला कि ट्रंप के टैरिफ लगाने में देरी की संभावना है। अब वो क्यों है? क्योंकि कनाडा और मैक्सिको पर तो उनका बयान आ गया कि 1 फरवरी से माना जा रहा है कि वहाँ पर टैरिफ लगाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव है कनाडा और मैक्सिको के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि चीन को टैरिफ से बचने के लिए टिकटॉक डील करनी होगी। सर ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू हो गया कि आप ये करो तो हम ये करेंगे, नहीं तो नहीं, आप मतलब नुकसान खाइए। ये एक ग्लोबल सेंटीमेंट या सर्टेनिटी जो होती थी, सर्टेनिटी तो खैर बाइडेन के टर्म में अलग तरीके की नहीं थी, वहाँ पर वो जियोपॉलिटिकल रिस्क को इतना एस्केलेट करवा रहे थे। इन्होंने ट्रेड को एस्केलेट करना शुरू कर दिया। सर ये जो ट्रेड वाली अनसर्टेनिटी है, ये स्टॉक मार्केट के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है, या ये कितनी कि जियोपॉलिटिकल रिस्क आप शांत है, अब आपका ट्रेड अनसर्टेनिटी बढ़ गई, इसको कैसे देखेगा मार्केट? डेफिनेटली मुझे लगता है कि ट्रेड अनसर्टेनिटी ज्यादा इम्पैक्ट करती है मार्केट को, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट्स आर ड्रिवन बाय द प्रॉफिट्स ऑफ द कॉर्पोरेट्स। और अगर कोई सर्टन सेक्टर के को बिकॉज ऑफ ट्रेड बैरियर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने मिलता है, तो ऑब्वियसली उनके स्टॉक्स में भी कहीं ना कहीं प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा जो भी निगेटिविटी है। तो मुझे लगता है कि ट्रेड बैरियर्स आर मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू जियोपॉलिटिकल टेंशन। और ट्रेड बैरियर ऐसा होता है कि एक बार आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो एटलीस्ट कोई भी कंट्री उसको 6 से 12 महीने तक फॉलो करेगी, तो आपका एक काइंड ऑफ पूरा साल कहीं ना कहीं खराब होने की उम्मीद हो जाती है कोई पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। तो डेफिनेटली मैं जो एक्सेसिव टैरिफ है उसका कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट एंटायर स्टॉक मार्केट पे देखता हूँ। और जो कंट्री के अगेंस्ट ट्रेड बैरियर लगता है वो डेफिनेटली ट्राई करेगी वो सेक्टर को रिवाइव करने के लिए। तो फिर आप इसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है करेंसी वॉर में देखते हो कि अपनी जो कंट्री है वो कॉम्पिटिटिव होने के लिए अपने करेंसी को कहीं ना कहीं वीकन करने की कोशिश करेगी। तो आई थिंक देर आर मेनी स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ ट्रेड बैरियर। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा निगेटिव फैक्टर होता है इक्विटी मार्केट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। कुछ एक नतीजे जो कि हमें कल मार्केट बंद होने के बाद देखने के लिए मिले, उन पर भी बात कर लेते हैं। केईआई इंडस्ट्री यहाँ पर रेवेन्यू में 19%, टॉप प्रॉफिट में 10% का जंप देखने के लिए मिला। एक्सपेक्टेशन थी स्ट्रीट की कि 16% दोनों में जंप देखने के लिए मिलेगा। रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन से ठीक आया,
प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम आया। सर काउंटर थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन जिस तरह का कार्नेज है उस हिसाब से तो कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रही है। कैसे देखें सर KEI को? आई थिंक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर किया है कि अगर आप थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे तो जो केबल्स एंड वायर सेगमेंट है वहाँ मुझे लगता है कि दैट इज डूइंग रिलेटिवली वेल, और वही एक की ड्राइवर रहेगा केईआई के लिए। तो मैं ये रिजल्ट को पॉजिटिव सेंस में लेना चाहूंगा, और इनफैक्ट इसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है बाकी की जो केबल्स एंड वायर कंपनीज है उस पर भी मुझे लगता है कि आज जैसे पॉलीकैब के नतीजे, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पॉलीकैब के भी नतीजे थोड़े बेहतर ही आएंगे, जो कि प्रीडोमिनेंटली केबल और वायर सेगमेंट में फोकस करती है। ठीक है, तो KEI का इम्पैक्ट जो स्पिल ओवर इम्पैक्ट होगा वो पॉलीकैब के नतीजों पर भी दिखाई दे सकता है। साउथ बैंक सर हमने देखा कि आज गेनर्स की लिस्ट में भी आ गया और नतीजे भी ठीक ठाक आए हैं। NII में करीब 6%, प्रॉफिट में 12% का जंप। इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इनके NPAs थोड़े घटे हैं, 4.74% से घट के 4.3% आया NPA, और नेट NPA इनका 1.61% से घट के 1.25 आया। ये YOY है, लेकिन Q-on-Q भी इनके NPAs स्लाइटली गिरे ही हैं, और NPA घटना एक अच्छी चीज़ होती है बैंकिंग इंडस्ट्री में रिजल्ट्स को लेकर, और प्रॉफिट का बढ़ना ऑफ कोर्स पॉजिटिव है। सर कैसे देखें साउथ इंडियन बैंक को? साउथ इंडियन बैंक को मुझे लगता है कि अगर आप एडवांसेस और डिपॉजिट ग्रोथ के जो नंबर है अगर आप वो भी रखेंगे, आई थिंक वहाँ भी कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ हमने देखी नहीं है। डिपॉजिट आई थिंक 4-5% से बढ़े हैं, और एडवांसेस अगर मैं देखता हूँ तो क्लोज टू 10 to 15% बढ़े। आई थिंक अ डिसेंट सेट ऑफ नंबर इन अ वेरी चैलेंजिंग एनवायरमेंट बाय साउथ इंडियन बैंक, बट अगेन नॉट अ वेरी एक्साइटिंग सेट ऑफ रिजल्ट। So maybe I would like to remain neutral at a current juncture on South Indian Bank. आगे बढ़ते हैं, अगला स्टॉक सर टाटा टेक का। यहाँ पर नतीजे थोड़े से मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं। रेवेन्यू 1.6% बढ़ा है, प्रॉफिट करीब 7.5% बढ़ा है। ऑफकोर्स प्रॉफिट वाली ये दोनों फिगर तो ठीक हैं, प्रॉब्लम आ रही है एबिट पे और एबिट मार्जिन्स पर, जहाँ पर कि थोड़ा रेड मार्क देखने के लिए मिला। एबिट कंपनी का करीब 1% गिरा है, 206 से घटकर 204 हुआ, और मार्जिन्स में भी करीब 40 बेसिस पॉइंट का डेंट देखने के लिए मिला है। कैसे देखें सर, टाटा टेक में काफ़ी निवेशक IPO के समय के भी फंसे हुए हैं। आई थिंक काइंड ऑफ वीकर सेट ऑफ नंबर ही कहूंगा मैं अगर मैं टाटा टेक की बात करता हूं तो। और एट द सेम टाइम इन अ सिनारियो जहां आप रिलेटिवली सबड्यूड नंबर रिपोर्ट कर रहे हो तो वैल्यूएशन भी उसके सामने जस्टिफाई नहीं करता है। तो अगेन आई वुड लाइक टू अवॉइड टाटा टेक एट अ करंट जंक्चर बेसिस द रिजल्ट्स और कमेंट्री जो कंपनी ने दी है। अगला काउंटर सर ICICI प्रूडेंशियल, इसकी तो ढंग से पिटाई कर दी है, और रिजल्ट्स तो इसके ठीक ही देखने के लिए मिले थे। नेट प्रीमियम 23.5%, प्रॉफिट 43% बढ़ा। सर प्रॉब्लम कहाँ आ गई ICICI प्रूडेंशियल में? विवेक जी, मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नंबर देख नहीं पाया था तो वो माफ कीजिएगा, मैं कमेंट नहीं करता। कोई बात नहीं है सर, लेकिन सर आज जो 3 नतीजे आ रहे हैं, BPCL, HDFC बैंक और HUL, इन तीनों के नतीजों पर कुछ आपकी प्रतिक्रिया, किसके अच्छे लग रहे हैं आपको? किस काउंटर, कौन सा काउंटर आपको कोई अच्छा लग रहा है, या किस काउंटर से आप दूर रहने की सलाह दे रहे हैं? अगेन तीनों ही कंपनी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बीपीसीएल की बात करें तो मुझे लगता है कि सिक्वेंशियली नंबर बेहतर रहेंगे। जहां हमने देखा था कि सितंबर क्वार्टर एक काइंड ऑफ वॉशआउट क्वार्टर था सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीपीसीएल के नंबर थोड़े बेहतर रहेंगे। ऑन द टॉप ऑफ दैट, जिस तरह से ट्रम्प साहब ने कहा है कि एनर्जी सेक्टर को कहीं ना कहीं बूस्ट करेंगे तो क्रूड ऑयल के दाम घटने की आशंका है। तो मैं मुझे लगता है कि अगर ये दोनों तीनों फैक्टर को मैं कंसिडर करूँ तो बीपीसीएल के नतीजे भी बेहतर आएंगे, और स्ट्रीट उसमें थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म भी कहीं कहीं ना कहीं बनाकर चलेगा। रही एचडीएफसी बैंक, अगेन वहां भी एक कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट लेकर चल रहा है स्ट्रीट, कि जिस तरह से जो मर्जर के बाद की जो दिक्कतें हैं वो अब कहीं ना कहीं कम होते नजर आएगी, और एट द सेम टाइम जो ग्रोथ है, जो पहले की जो ग्रोथ आती थी 17-18%, उसके लिए कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ रेडीनेस हम एचडीएफसी बैंक से आते देखेंगे। ऑन द टॉप ऑफ दैट स्टॉक प्राइस भी अच्छा खासा करेक्ट हो गया, वैल्यूएशन कंफर्टेबल है। तो एचडीएफसी बैंक में कहीं ना कहीं जो ग्रोथ के इंडिकेटर है अगले आने वाले 4 से 8 क्वार्टर में क्या ग्रोथ बैंक दिखाएगी, वो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहेगा ट्रैक करने के एंगल से। और रही एचयूएल की बात, अगेन एचयूएल में जिस तरह से हमें सभी को पता है कि रूरल मार्केट इज रिलेटिवली डूइंग वेल एज कम्पेयर टू अर्बन मार्केट। तो वॉल्यूम ग्रोथ की जो ट्रेजेक्टरी है, जो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हुए अक्रॉस द
एफएमसीजी कंपनी। तो अगर वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर कहीं ना कहीं पॉजिटिव कमेंट्री देखने मिलती है एचयूएल के ओर से, तो मुझे लगता है कि वो एंटायर एफएमसीजी पैक के लिए पॉजिटिव रहेगा। देखना होगा कि एचयूएल की जो कमेंट्री है ऑन डिमांड एनवायरनमेंट और अगले आने वाले 12 महीने के लिए क्या रहती है। बिल्कुल। एक बार तीनों के नतीजे बता देते हैं कि किस तरह के देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च से ही हमने ये डेटा लिए हैं। तो इसमें बीपीसीएल में जो सेल्स ग्रोथ है वो तो थोड़ी डिक्लाइन रहेगी ऑन ईयर बेसिस, करीब 12% की, और प्रॉफिट में 41% का जंप देखने के लिए मिल सकता है। ऑन ए क्यू ऑन क्यू बेसिस यहाँ पर जो जंप देखने के लिए मिलेगा बीपीसीएल में, प्रॉफिट में करीब 100% का जंप देखने के लिए मिल सकता है। तो ये एक अच्छी बात है बीपीसीएल के नतीजों में कि यहाँ पर प्रॉफिट में 41% का जंप करीब वाई और क्यू ऑन क्यू 100%, और सेल फ्लैट रहेगी ऑन क्यू ऑन क्यू बेसिस भी, और एबिटा में अच्छा जंप देखने के लिए मिलेगा 28 और 77% तक। साथ ही जो दूसरा काउंटर एचडीएफसी बैंक के नतीजे जो एक्सपेक्टेशंस है वो ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो करीब 1.7% तक बढ़ेगा, और जो सेल्स जो एनआईआई ग्रोथ है वो करीब 7% की रहेगी ऑन ए वाई बेसिस। तो बट एचडीएफसी बैंक या जितने भी बैंकिंग काउंटर्स होते हैं उसमें एसेट क्वालिटी, एनपीए, स्लिपेजेस, ये बहुत सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, तो वो उस समय डेटा के आधार पर ही पता चलेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर में 1% की वॉल्यूम ग्रोथ, 3% की सेल्स ग्रोथ और करीब 7% की प्रॉफिट ग्रोथ था। ये तीन जो पैरामीटर हैं इसमें सिंगल डिजिट ही ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये देखना होगा कि कंपनी कुछ पॉजिटिव सरप्राइज देती है या नहीं देती है। सनी सर ने इन तीनों पर ही अपनी राय भी दे दी है। सनी सर, लेकिन इस समय मार्केट में चूंकि आजकल हो क्या रहा है कि मिड कैप में हमें पिक्स तो मिल जाती हैं, लेकिन अक्सर हमारे जो दर्शक हैं वो ये बोलते हैं कि सर लेने के बाद 10% नीचे आ जाता है। तो इसमें क्या स्ट्रैटेजी बनाए कि कोई हम शेयर ले रहे हैं उसमें एसआईपी मोड में लेना अभी बेहतर है, या अभी लग रहा है कि मार्केट जब इतना नीचे है, सेल लगी हुई है, आप सेल का पूरा फायदा ही नहीं उठा रहे हो, आप सेल को भी एसआईपी मोड पे ले जा रहे हो, ये कौन सी स्ट्रेटजी ज़्यादा ठीक रहेगी सर? आई थिंक विवेक जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग रिटर्न, वो कहीं ना कहीं थोड़ी टेम्पर डाउन करनी होगी। मे बी हम ये कह सकते हैं कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि हमें जो भी सीड या जो भी कैपिटल डिप्लॉय करना है वो अगले 3 से 4 महीने में ग्रेजुअली करना है, विद एन एक्सपेक्टेशन कि अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं थोड़े मार्केट में एक स्टेबिलिटी और एक अच्छे रिटर्न बनने की उम्मीद करेंगे। तो जो आपकी जो आपने जो रणनीति सुझाई थी कि जो एसआईपी मोड के थ्रू या ग्रेजुअल आपका जो कैपिटल आपको डिप्लॉय करना है उसे ग्रेजुअली आप डिप्लॉय कीजिए मार्च अप्रैल तक। मुझे नहीं लगता है कि बहुत हरी में मार्केट ऊपर जाने के मूड में है। मे बी ये थोड़े कंसोलिडेशन मोड में ही रहेगा, करेक्शन मोड में रहेगा फॉर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ। एंड देन वंस एक बार जिस तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया कि अर्निंग ग्रोथ को लेकर क्लैरिटी आएगी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी रिड्यूस होगी, तब कहीं ना कहीं मार्केट में एक अप ट्रेंड नजर आएगा। तो आई थिंक ग्रेजुअल डिप्लॉयमेंट ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ 4 मंथ, दैट इज द राइट स्ट्रेटेजी। और जहां एक्सपेक्ट करेंगे कि हम मार्च अप्रैल के बाद मार्केट में कहीं ना कहीं अप आने की उम्मीद है। ठीक है सर, आपकी रडार पर कोई स्टॉक्स है क्या? विवेक जी, जिस तरह से अब रिजल्ट सीजन चल रहा है तो हमने दो स्टॉक पिक किए हैं जहां नतीजे अच्छे आए हैं। जैसे एक है सनटेक रियल्टी, जहां हमने देखा कि काफी अच्छी प्री सेल्स नंबर में ग्रोथ देखी थी, 40% प्री सेल्स नंबर ग्रोथ। और एट द सेम टाइम इन्होंने बॉम्बे के सदर्न बेल्ट में एक प्रोजेक्ट ऐड किया है जिसकी जीडीवी वैल्यू क्लोज टू 2500 करोड़ है। तो सनटेक रियल्टी मुझे लगता है कि नतीजे अच्छे हैं, एट द सेम टाइम आउटलुक भी मुझे ठीक लग रहा है। तो सनटेक रियल्टी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 600। अगेन मैं रिकमेंड करूंगा ग्रेजुअली लीजिए, इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म कॉल, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत है और थोड़ा सा डाउन सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। नतीजे अच्छे आने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक में कहीं ना कहीं डाउन साइड प्रेशर बना हुआ है। तो ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन की रणनीति रहेगी। और एक दूसरा स्टॉक है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एमसीएक्स के नाम से जाना जाता है। अगेन मुझे लगता है कि काफी अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए, और कहीं ना कहीं जो टीसीएस रिलेटेड सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो एडिशनल कॉस्टिंग और इश्यू थे, आई थिंक दैट इज बिहाइंड द एमसीएक्स। और इसमें जो की ग्रोथ ड्राइवर है, अगर आप ऑप्शंस के वॉल्यूम देखेंगे कमोडिटी मार्केट में, तो दैट इज मूविंग अप क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
तो जिस तरह से बीएससी में स्टोरी प्ले आउट हुई थी, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन साइड, मुझे लगता है कि सेम स्टोरी अभी हम कमोडिटीज में भी प्ले होते देख रहे हैं। एट द सेम टाइम इन एनवायरमेंट जहाँ कमोडिटी के प्राइस की एक उम्मीद होती है कि यहाँ से बढ़ सकती है, तो एक इनडायरेक्ट बेनिफिट भी कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस को मिलता है जब वैल्यू ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होती है। तो 6500 के प्राइस टारगेट से एमसीएक्स को ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट कीजिए विद एन प्राइस टारगेट ऑफ 6500 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी रिपोर्ट, क्योंकि जहाँ पर कि राहत देने वाली, कम से कम मैं कह सकता हूँ, क्योंकि एमसीएक्स में कुछ निवेशक जो फंसे ऊपर के स्तर पर, ख़ासतौर से कल रिजल्ट्स के बाद जो इम्पैक्ट था काउंटर पर, वो बड़ा सीवियर था। तो यहाँ पर आज बाउंस बैक भी दिखा रहा है, और सपोर्टेड बाय एसबीआई सिक्योरिटीज़ रिपोर्ट, जहाँ पर कि सर बता रहे हैं कि 6500 तक के टारगेट इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकते हैं। आज इस चॉपी मार्केट में इसलिए चॉपी बोल रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स चला हुआ है, शेयर नहीं। तो ऐसे चॉपी मार्केट में मैं बोलूँगा कि एमसीएक्स थोड़ा रिकवर हुआ है, सो विच इज़ वेरी गुड साइन। और दूसरा है सनटेक रियलिटी, यहाँ पर रिपोर्ट 600 रुपये के टारगेट के लिए ये आपको सस्ता मिल रहा है, 4.25%। आज गिरा हुआ है। सनी सर, ये गिरा हुआ क्यों है आज? केवल मिड कैप स्मॉल कैप की वजह से, या कुछ और भी है रीज़न इसमें? आई थिंक वही कारण है विवेक जी, जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बना हुआ है मार्केट में, इधर बिकॉज ऑफ सेलिंग बाय इंस्टीट्यूशन, या कहीं ना कहीं एक फोर्स सेलिंग हम बोलते हैं, जो मार्जिन फंडिंग की बुक होती है, लीवरेज ट्रेड होते हैं। जिस तरह से मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, उसके चलते भी कहीं ना कहीं प्रेशर देखते हैं। तो आई थिंक अगेन इट हैज नथिंग टू डू विद द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। ओवरऑल रियल एस्टेट पैक ओवरऑल भी डाउन है, वैसे अगर आप देखेंगे बाकी की रियल एस्टेट कंपनी भी नीचे है। इसलिए हमने सनटेक को चुना है कि कहीं ना कहीं नतीजे अच्छे आए थे, और जब भी मार्केट में बाउंस बैक आएगा तो जो कंपनीज के नतीजे अच्छे हैं, आउटलुक बेहतर हैं, उन्हीं में हम सबसे पहले बाउंस आते देखेंगे। जी सर, कुछ एक दर्शकों के सवाल भी मैं ले लेता हूँ, क्योंकि आजकल लोग क्या हो रहा है कि टेक्निकली थोड़ा फंसते जा रहे हैं, क्योंकि उनको एक स्टॉप लॉस मिलता है, फिर थोड़े दिन बाद दूसरा स्टॉप लॉस मिलता है, या सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन आज अब लोग माल बेचना नहीं चाहते, नुकसान में तो कोई नहीं बेचना चाहता है। हर आदमी सोचता है कि ठीक है, मैं एवरेज कर लूँगा, या मैं रख कर बैठा हुआ हूँ, जब शेयर रिकवर होगा हो जाएगा, मैं देखूंगा नहीं। जो हम पहले बोलते थे वो अभी करना पड़ रहा है लोगों को मजबूरी में, कि रोज शेयर को मत देखो। अब शेयरों ने खुद फोर्सफुली कर दिया कि अब हमें मत देखो, तो ये सिचुएशन आ चुकी है सर। लेकिन तब भी लोग आंख खोलकर एक बार जरूर देख लेते हैं कि पोर्टफोलियो आज कितना डाउन है या अप है। और जिस दिन अप होता है उस दिन थोड़ा राहत मिल जाती है, जिस दिन और ख़राब हो जाता है उस दिन ऑफ कोर्स उनको मूड स्विंग्स होते हैं। लेकिन परेशान है सर, लोग बहुत परेशान हैं, और सभी के पोर्टफोलियो डाउन है। कुछ एक दो काउंटर है सर, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, इस पर आपका व्यू पूछना चाहते हैं। हिमांशु ओसवाल जी हैं, हमारे दर्शक हैं, कि क्या करें सर, इन लेवल्स पर क्या इसमें स्ट्रैटेजी बनाएं? आई थिंक विवेक जी, मैं थोड़ा दूर रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि जो एमएफआई एज अ सेक्टर है, हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड प्रेशर बना हुआ है। और जिस तरह से कुछ बैंकों के नतीजे है, उसमें भी हमने देखा कि अनसिक्योर्ड बुक को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी चिंताएं बनी हुई है। और क्रेडिट एक्सेस का जो बिजनेस है प्रीडोमिनेंटली एमएफआई रिलेटेड है। हालांकि स्टॉक प्राइस काफी करेक्ट हो चुका है, निगेटिविटी इज इन द प्राइस, बट अगेन आपको ये मार्केट में जब दूसरी बेहतर कंपनी है जो चीपर वैल्यूएशन पर मिल रही है, तो मैं हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले बेट में क्यों जाऊं, क्यों मैं कॉन्ट्रा बेट लूं। बेहतर है कि जहाँ पता है कि जहाँ आउटलुक बेहतर है और जहाँ वैल्यूएशन भी करेक्ट हो चुके हैं दूसरे बेहतर सेक्टर में, तो वहां मैं डिप्लॉय करने की राय दूंगा। आई वुड लाइक टू से कि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण या जो भी एमएफआई से रिलेटेड कंपनीज हैं, उससे एक क्वार्टर के लिए और दूर रहिए। मे बी फ्रॉम नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड, जब सिनारियो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, उसके पहले हम लोग इसको बाय करने की सलाह देंगे। जी, एक हमारे दर्शक हैं ओम जी, उन्होंने तो लिस्ट ही भेज दी है काफ़ी लंबी। ओम साहब, मैं आपके इतनी बड़ी लिस्ट तो नहीं ले पाऊंगा। उन्होंने तो आईओसी, टाटा पावर, एक्साइड, अदानी पावर, शिपिंग कॉरपोरेशन, कोल इंडिया, गेल, रिलायंस, एनएचपीसी, पूरा पोर्टफोलियो लिख दिया सर, और बोल रहे हैं कि सभी में 5 से 15% तक का लॉस है। सनी सर, मैं तो ये बोलूँगा कि ये फिर भी थोड़े से बेटर इन्वेस्टर है, क्योंकि जिस तरह की इनकी लिस्ट है उस तरह में तो मैं बोलूँगा कि इनके पास क्वालिटी लार्ज कैप या क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स हैं। सर, लिस्ट तो आपको भी याद नहीं हो पाएगी, क्योंकि आईओसी, टाटा पावर, एक्साइड, अदानी पावर, शिपिंग कॉरपोरेशन, कोल इंडिया, गेल, रिलायंस, एनएचपीसी, जितने नाम मैंने लिए इनमें से
कोई एक नाम या दो नाम जहां पर कि आपको लगता है कि यहां पर कंसर्न है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में भी या शॉर्ट टर्म में, और जहां पर आपको लगता है कि हाँ यहां पर एवरेजिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई एक आध नाम कि चलो आपका 10-15% काउंटर नीचे आ गया तो यहां पर एवरेज कर लो, आपकी पोजीशन ठीक हो जाएगी। आई थिंक आपने बहुत सही कहा कि सभी नेम्स रिलेटिवली बेटर नेम है, और ऐसे कोई खराब नाम मुझे पोर्टफोलियो में नहीं लगा। बट अगर एवरेजिंग की मुझे सलाह देनी होगी तो मुझे लगता है कि कोल इंडिया जो है काफी निचले स्तरों पर आ चुका है, जहाँ से मुझे डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड लगती है, और एट द सेम टाइम डिविडेंड जो जो यील्ड है उसका कहीं ना कहीं एक सपोर्टिंग फैक्टर बनते नजर आ रहा है। तो मैं कोल इंडिया में एवरेज करने की सलाह दूंगा। और आईओसी, जिस तरह से हम बीपीसीएल के लिए भी पहले बात कर रहे थे कि जो ये क्वार्टर है एटलीस्ट सिक्वेंशियल ग्रोथ हमें देखने मिलेगा। ऑन द टॉप ऑफ दैट गवर्नमेंट जो है एलपीजी सब्सिडी जो है, जो कि 50% आईओसी का शेयर होता है, वहां कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रही है कि एलपीजी का जो सब्सिडी है वो उसका भुगतान हम गवर्नमेंट से आते देखेंगे। और ऑन द और अगर क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आते रहेंगे तो आईओसी में हमारी उम्मीद है कि 10 से 15% का जो अपमूव है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, इंक्लूडिंग आईओसी, ये पॉसिबल है अगले 2 से 3 महीने में। तो एक टैक्टिकल बेट मैं आईओसी पे लेना चाहूंगा एट अ करंट जंक्शन।